आज हम लोग जानते हैं क्लास 10 का मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 140 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 140 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर कितना में है, या स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिया है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम दे रखा है। ठीक है, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए बी के बराबर होगा, ए इंटू बी के, यानी कोई भी दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, अगला है 3 नंबर 45 और 160 का एचसीएफ क्या होगा। 45 और 160 का एचसीएफ आई थिंक 5 होना चाहिए। देखिए निकाल के देख लेते हैं। 5 इक्वल टू 45 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको प्राइम फैक्टर अगर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, 160 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 का पावर 5, यानी 32 इंटू 5, 32 5 160। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन 5 है, तो कॉमन नंबर्स का जो लोवेस्ट पावर होता है, सॉरी हाँ लोवेस्ट पावर को क्या बोलते हैं, उसको एचसीएफ बोलते हैं, मतलब इसमें क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है, ये न्यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम है, इसके लिए कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी की प्लस आर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए अगर एक बहुपद है यानी पॉलिनोमियल है, इसके शून्यकों का गुणनफल अगर 8 है तब इसके शून्यक क्या है। ठीक है, देखिए इसके शून्यकों का प्रोडक्ट दिया, यानी जीरोज का प्रोडक्ट कितना दिया है 8, तो बोला है कि वो आखिर शून्य क्या है। ठीक है, तो पहले पॉलिनोमियल कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस यहाँ पे ए दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाय ए, क्या होता है सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी बाय ए, तो सी एक्चुअल में यहाँ ए है। ठीक है, और यहाँ ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। अब देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट पहले से 8 दिया हुआ है। ठीक है, यानी a इक्वल टू यहाँ पे कितना निकल जाएगा 1। अब जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 8 है और उसमें से एक संख्या अगर a बराबर यहाँ सॉरी 8 होना चाहिए, अगर एक नंबर 8 है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा जाहिर सी बात है 1 होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 1, 8 होना चाहिए इसे, या 8 1 का ही है ऑप्शन में डी नंबर में। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा क्या होगा। ठीक है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक निकाल लो, फिर इसका वैल्यू निकालना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ठीक है, या तो दो तरीका है, शून्यक निकाल के वैल्यू रख के जोड़ दो, या तो फिर यहाँ से भी बना सकते हो, अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है, ए कट जाएगा, माइनस बी बाय सी, माइनस बी बाय सी मतलब माइनस कितना 2 और सी कितना 1, मतलब -2 आ जाएगा आंसर। या तो फिर आप अल्फा बीटा निकाल लो और वैल्यू पुट करके यहाँ पे क्या करो, जोड़ दो। ठीक है, -2 ऑप्शन नंबर बी। अब होता है यदि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी, है ना। नंबर ऑफ जीरो पूछा है, नंबर ऑफ जीरो
कितना पॉइंट पर है, 1 2 3 4 पॉइंट पर कर रहा है इंटरसेप्ट, ठीक है। 1 2 3 4 यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 4, ठीक है। 4 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 8 नंबर क्या बोलता है, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। ये डायरेक्ट पूछा है आपसे, क्या बोला है इसका, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 है, ठीक है। सीधा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू क्या है, c1 बाई c2 है। तो बोला है समीकरण युग्म का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, अनेक हल होगा मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कि कोई हल नहीं होगा मतलब नो सॉल्यूशन होगा। तो देखिए तीनों इक्वल है, मतलब ग्राफ जो है कोइंसाइड होगा, कोइंसाइड होगा मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर कहता है यदि रेखाएं इतना और इतना समांतर है तो k का मान क्या होगा। देखिए दो लाइंस है, एक 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक लाइन है 2x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो k का वैल्यू क्या होगा। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 2k हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टू जा 4k इक्वल टू 5 3 जा 15, यानी k इक्वल टू कितना आएगा 15 बाई 4। 15 बाई 4 का आंसर है 15 बाई 4 ऑप्शन नंबर सी में, ओके। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कहता है k के किस मान के लिए 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 तथा kx प्लस 10y बराबर 15 असंगत है। असंगत बोला है, असंगत बोला है तो असंगत किसको कहते हैं, जब दो इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन हो, ठीक है। दो इक्वेशन का क्या हो, कुछ सॉल्यूशन हो, ठीक है। यानी पहले हम लाइन लिख लेते हैं, और वो लाइन कितना दे रखा है आपका 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0 और kx प्लस 10y माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। असंगत होगा जब उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा या तो फिर कोइंसाइड होगा, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करने के लिए कंडीशन क्या होता है कि a1 बाई a2 है ना, इंटरसेक्ट करेगा इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इससे तो नहीं निकल सकता है, आप ले लो कोइंसाइड वाला ले लो, तीनों को इक्वल कर दो, ठीक है। 8 बाई k इक्वल टू 5 बाई 10, ठीक है, इक्वल टू माइनस 9 बाई माइनस 15, माइनस माइनस कट जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोइंसाइड के लिए, ठीक है, कोई वाला भी इक्वल कर दीजिए, कितना आएगा 5 के आ जाएगा, 8 10 जा 80 हो जाएगा, यानी k इक्वल टू 60 निकल जाएगा, या इसको इसके बराबर कर दो तो भी 60 आएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का हल क्या है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, है ना। देखा है मिटाने वाले, हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दिया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो तो इक्वेशन दे रखा है आपको, ठीक है। 3x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब बोला इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक तो तरीका हम ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं, x बराबर 1 और y बराबर -1 रखते हैं, तो 5 1 जब 5 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी x 2y माइनस 2, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, ऑप्शन नंबर बी में आ जा रहा है, सेटिस्फाई हो जाएगा। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है, x 2 है और y कितना है -2 है। x अगर हम यहाँ 2 रखते हैं, y -2 रखते हैं, तो 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, 10 में 6 घटेगा 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 2 जा 4, 6 में 4 घट जाएगा, 6 में ये -2 है यानी -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4, इट सेटिस्फाई बिल्कुल 4 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेम है, आपको x y का वैल्यू निकालना है।
आप ऑप्शन पुट कर सकते हो या डायरेक्ट देखते हैं कट जा रहा है 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4 आएगा, x 4 आ रहा है तो x 4 आ रहा है, y कितना आएगा 0 आएगा। अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4, x का वैल्यू 4 रख देते हैं तो y कितना आ जाएगा 0, मतलब आंसर होना चाहिए 4 और 0। ठीक है, 4 0 का ही है आंसर में, सॉरी गलत, ठीक है 4 + 2 6, 4 और 2 सॉरी 6 होता है, यानी ये 3 आ जाएगा। तो जब यहाँ 3 रखते हैं तो 3 रखते हैं x के जगह पे तो y हो जाएगा आपका 1। ठीक है, यानी x निकल जाएगा 3 और y कितना निकल जाएगा 1। ठीक है, 3 1 हो जाएगा, 3 1 है ना, ठीक है हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सेम क्वेश्चन है, 5x + 2y = 16 है और 7x - 4y = 2। इसमें भी आप ऑप्शन पुट कर सकते हो, पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। x = 2 और y 3 रखते हैं तो 5 2 10, 3 2 6, सेटिस्फाई हो जा रहा है। x = 2 यानी 7 2 14 और 4 3 12, 14 में 12, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई। ठीक है, x = 2, y = 3, ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर, इसमें से कौन क्वाड्रेटिक है चेक करना पड़ेगा ऑप्शन। ठीक है, चेक करते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, x x + 1 = x + 2 x - 2। ये आई थिंक नहीं होगा क्योंकि x स्क्वायर हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पे a + b a - b a² + b² हो जाएगा, x² कट जाएगा, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एक बार चेक कर लेते हैं, x - 2 का स्क्वायर बराबर 2x - 3, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² - 2ab, मतलब ये 4x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 2x - 3, ये हो सकता है ax² - 6x + 7। ये देखिए आपका ax² + bx + c के फॉर्म में, मतलब ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, x² कट जाएगा। ठीक है, बी में आ रहा है और बी में आ जा रहा है, ठीक है, तो बी में होना चाहिए आंसर। ओके, बी चेक कर सकते हैं इसी तरह सॉल्व करके। ठीक है, बी होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल के लिए शर्त क्या है ना, यानी इक्वल रूट के लिए क्या शर्त होना चाहिए, तो d = 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, तभी इक्वल रूट आएगा, समान मूल आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आइए, इसका विविक्तर क्या होगा, x² - 5x + 4 का डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर पूछा है। d = क्या होता है, b² - 4ac, b² - 5 का स्क्वायर -4 × a कितना है 1 है, c कितना है 4, यानी 25 × 16 दैट इज 9। ठीक है, 9 होना चाहिए आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे आते हैं 17 नंबर। 17 कहता है फिर से डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, सेम क्वेश्चन है, निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलो निकाल ही देते हैं। b बराबर क्या होगा, b² - 4ac, b कितना है, b - 2 हो जाएगा और 4 × a कितना है 3 है और c कितना है 1/3, 3 3 कट जाएगा, 4 - 4 दैट मींस 0 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इसका रूट पूछ दिया है, यहाँ देखते हैं। 18 में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 3x² - 2x + 1/3, इसका रूट क्या होगा। ठीक है, रूट मूल क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं पूरा कैल्शियम, ये 9x² हो जाएगा, 3 2 6 + 1 = 0, यानी 9x² - 6x + 1 = 3 × 0 0 हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, 9 आना चाहिए, यानी 9x² - 3x - 3x लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 3x कॉमन ले लेते हैं तो 3x - 1, यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं, 3x - 1,
इसका मतलब 3x माइनस वन जीरो के बराबर होगा, तो x इक्वल टू 1/3 निकल जाएगा, और दूसरा वाला में भी x इक्वल टू 1/3, 1/3 होना चाहिए आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का देख लो यहाँ पे। यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है तो k का मान क्या होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण दिया है kx² 4x + 1 = 0। k का ऐसा हम क्या वैल्यू रखें कि इसका रूट जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो रूट कब इक्वल होता है, जब d क्या हो 0 के बराबर हो। ठीक है, और d इक्वल टू जानते हैं हम b² माइनस क्या होता है 4ac होता है। ठीक है, और b क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 4 × a k है, और c कितना है 1 है। वैल्यू रख देते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी k इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा, 4। ऑप्शन नंबर किधर है, 4 है ना, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, इस तरह 19 नंबर का हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 का भी सेम बोला है, क्या निकालना है आपका, रूल ज्ञात करना है, रूल। किधर गया क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा पतला दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, थोड़ा भीग गया है क्या कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 कहता है द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण क्या है, x² - 3x - 10 = 0। इसको भी मूल निकालना है। आप कई तरीका लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बना सकते हैं, या तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से डायरेक्ट बना सकते हैं, या तो फिर वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं ऑप्शन से। ठीक है, बहुत सारा तरीका है। तो क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। कितना है 10x² आता है, तो 10x² कैसे आएगा, इसको लिख सकते हैं -5x + 2x। देखो घटाएंगे तो इतना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -10x² आ जाएगा। ठीक है, -10 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x - 5 = 0, यानी x + 2 और x - 5 = 0। तो x = -2 आ जाएगा, और x = कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी -2 और 5 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एपी दे रखा है, इसका प्रथम पद और सारो अंतर लिखना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है 21 में। तो फर्स्ट टर्म इसका ए हो जाएगा आपका 3, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म में, फर्स्ट टर्म घटा देते हैं -2। ठीक है, ओके, यानी हो जाएगा फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस -2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 22 में क्या कहता है, 22 में एपी दे रखा है आपको। ठीक है, यहाँ बना देते हैं, एपी क्या दे रखा है 21, 18 और 15। इसका कौन सा टर्म जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, an = हम जानते हैं a + n - 1 × d। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं 0 आएगा, तो इसको लास्ट टर्म बना देते हैं। a = 21 है, n फाइंड करना है, और d कितना होगा -3। ठीक है, सॉल्व करिए, 0 है ना, 21 -3n हो जाएगा, और माइनस माइनस +3। ओके, 0 = 21 और 3 24 -3n, यानी n = आ जाएगा 8। एक टर्म जो होगा वो 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर 23 कहता है, ठीक है, इसको हम बना देते हैं, को देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, कितना टर्म है। एक 80 दिया है, 7, 13, 19 ... कहाँ तक चला है 200
5 तक। इसमें नंबर ऑफ टर्म पूछा है, ठीक है। तो हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एल माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको दे रखा है 205, ए 7 है, एन फाइंड करना है, डी कितना होगा 13 माइनस 7 6। ओके, यानी 205 7 प्लस 6 एन माइनस 6 हो जाएगा, यानी 205 इक्वल टू 1 प्लस 6 एन, दैट मीन्स 6 एन इक्वल टू 204। ओके, तो एन इक्वल टू 204 अपॉन 6, 6 3 जा 18, 2 6 4 जा 24, 34 सुन लिए आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 6 से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। 6 से डिविजिबल फर्स्ट 40 टर्म का क्या पूछा है, सम पूछ दिया। 6 से डिविजिबल, तो 6 से डिविजिबल क्या क्या होगा, 6 12 18 इस तरह 40 को टर्म है, कितना है 40 को, ठीक है। तो आपको पूछा उसका सम क्या होगा। तो हम जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, एस 40 निकालना है, एन की जगह 40 रखते हैं, 2 इंटू ए कितना है, ए आपका 6 है, एन 40 माइनस 1 इंटू डी कितना होगा 6। ओके, 2 20 बार में कट जाएगा, 20 इंटू 12 प्लस 39 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 9 6 54, 200 कितना 34 आएगा, ठीक है। जोड़ देते हैं 20 इंटू कितना, इसको जोड़ेंगे तो 246 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 492 आ जाएगा। ओके, 110 दिया है क्या आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 25 में बोला है सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो कौन सा त्रिभुज समरूप होता है, तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है, यानी समबाहु त्रिभुज ऑप्शन नंबर डी में इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। 26 में क्या कहता है, 26 थोड़ा मिटा देते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कोशिश करते हैं सब यही कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल बीसी है। एबीसी क्या है, एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसमें डी पैरेलल क्या है, बीसी है। ओके, अब बोला है BD 7.2 है, BD 7.2 है, आपका AE 1.8 है, EC 5.4 है। तो पूछा है AD कितना होगा। तो जब ये दोनों पैरेलल होगा तो थेल्स थ्योरम से क्या होगा, D पैरेलल BC है, थेल्स थ्योरम से AD बाई DB इक्वल टू AE बाई BC होगा। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होगा, यानी समान अनुपात में। तो AD बाई DB कितना है 7.2 और AE 1.8 और ये 5.4, यानी AD इक्वल टू हो जाएगा 7.2 इंटू 1.8 बाई 5.4, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऊपर 10 और नीचे क्या आ जाएगा 100, 0 0 कट जाएगा, 18 3 जा 54, 3 24 बार में, यानी 2.4 आ जाएगा, 2.4 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोण के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है, ठीक है। दो कोण, अगर एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो एक कौन सा रूट से सिमिलर होगा, ए से होगा, ठीक है, ए से। 28, निम्न में कौन त्रिभुज की सर्वांगसमता कसौटी नहीं है, एस 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 है, ए भी है, ए एस ए नहीं है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 29। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है, ये त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होंगे? ये निश्चित रूप से दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात अगर बराबर है तो निश्चित रूप से सर्वांशम होंगे। ऑप्शन नंबर क्या? सी। ठीक है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? एबीसी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है ना, जिसका कोण सी समकोण है। एबीसी देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसका कोण सी समकोण है। ठीक है, समद्विबाहु है मतलब ये दोनों साइड बराबर होगा। तो इसमें पूछा है आपसे, क्या पूछ रखा है? जिसका कोण सी समकोण है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बी सी को भी हम ए सी लिख सकते हैं, मतलब 2ac स्क्वायर होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर होना चाहिए आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30, सॉरी 30 हो गया क्या? 29 सही क्या? 28 29, हाँ ये तो बता है, ये आपका 31 है। ठीक है, अब आइए 31 में ए बी 7 है, ए सी 25 है, तो बी सी 24 है, तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा? सॉरी कौन सा एंगल बी जो है इसका मान क्या होगा? ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी में ए बी 7 है, बी सी 24 है, ये 25 है। ठीक है, बी पूछा है, सिंपल है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है 7 24 25। ठीक है, सॉरी बी सी 25 ए सी 25 दिया ना, और ये 24 होगा। ठीक है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ओके, यानी इसका स्क्वायर इसके ये दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये पाइथागोरस मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है? अप्लीकेबल होता है। ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? किसी सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 32। एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है ना? एक वृत्त है, बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 15 है। ओके, P की दूरी केंद्र से 17 है, इसका डिस्टेंस केंद्र से कितना है? 17 है। तो बोला है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या पूछा है। हम जानते हैं रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस पास होता है वो टेंजेंट का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये इसका परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल मतलब आर अगर निकालना है तो इसका स्क्वायर में इसका स्क्वायर को क्या करना है? √17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, दैट मीन्स 289 माइनस 225 कितना बच जाएगा? 64, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। 34 कितना होता है? 32 का हम आंसर लिखते क्या? 32 का उल्टा लिख दिएगा। 30 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। 31 का हो जाएगा, 31 का 90 डिग्री मतलब 31 का हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा नंबरिंग में मिस्टेक हो गया। 32 हो जाएगा आपका ए नंबर, एक तो टेंजेंट होगा। ठीक है, 32 का, और ये आपको बताया कितना? 33 का। 33 हो जाएगा आपका कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं 34 नंबर। 34 कहता है यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है, ठीक है, कि एंगल POQ 110 डिग्री है, तो एंगल PTQ कितना होगा? ठीक है, एक सर्कल है और बोला है P से सेंटर इसका O है ना, TP और TQ केंद्र O वाले, देखिए ये P होगा और ये TP होगा और ये TQ होगा, है ना? TP और ये TQ, मतलब यहाँ पे T होगा,
ये होगा टी पी और ये टी क्यू। ये दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। और एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री, पी ओ क्यू ये एंगल है 110 डिग्री, ठीक है। तो आपसे बोला है पी टी क्यू कितना होगा, पी टी क्यू ये एंगल पूछा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये एंगल 90 होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस पास होता है वो टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है। ये 90, ये 90, 90, 90, 180, 180 और 110, ये है ना, ये हो जाएगा आपका 290 डिग्री। यानी 360 को 290 से क्या करिए, माइनस कर दीजिए, 70 डिग्री हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी, 34 का ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं 35। 35 कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल कितना बिंदु पर, स्पर्श रेखा ने टेंजेंट सर्किल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, 35 का ऑप्शन नंबर ए। 36 का 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको दिया है 120, 120 बाय 360 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना दिया है 7 ही दिया है, ओके। तो 7 7 कट जाएगा, 0 0 12 3 जा, यानी 22 7 जा 154/3 सेंटीमीटर, ठीक है। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। 37 कहता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी आपका क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, जिसका परिधि दिया है कितना, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 37 नंबर। वृत्त का परिधि दिया है, परिधि मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर दे रखा है कितना 22, ठीक है। तो इससे हम आर निकाल सकते हैं, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22 काट देते हैं, मतलब कितना होगा 2r इक्वल टू 7, दैट मीन्स r कितना 7/2। जब r 7/2 है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7, r कितना 7/2, 7 7 कट जाएगा, 2 11 बार में, यानी 11 7 जा 77/4 2 जा 8, ये हो जाएगा आंसर। इसको पॉइंट में दिया है, पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 8 9 जा 72, 9.625 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, 8 9 जा 72, 9.9 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 38 अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। कोई भी सेमी सर्किल में कितना भी एंगल बने वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ओके। 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर कितना सी, समकोण होता है। अब आते हैं 39 नंबर, ओके। 39 नंबर थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं। देखते हैं 39 नंबर। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये मान लो है, ठीक है। रेडियस कितना है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ओके। और इसका एरिया दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा है इसका दीर्घ वृत्त खंड का ये एरिया पूछा है, ठीक है। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में लघु वाला क्या करो, माइनस कर दो। तो वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 गुना त्रिज्या कितना 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 7 कट जाएगा, 154 में 12 घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका 39 नंबर, ठीक है। 40 नंबर क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी अगर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ओके। थीटा दे रखा है 60 डिग्री बाई 360, 2 इंटू पाई 22/7, और आर कितना है 21।
इसको सॉल्व करने से 66 बार में, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 7 7 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 22 आ रहा है, 22। ठीक है, इस तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको फिर से।